साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तिका अनिवार्य हिंदी सृजन की छठे काव्यखंड का अध्ययन करेंगे। उषा नामक कविता शमशेर बहादुर सिंह की बहुत ही लघु कविता, लेकिन प्रयोगवादी कवियों में शुमार, या यूँ समझें कि किस प्रकार से प्राकृतिक वातावरण का या प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया जाना चाहिए, शमशेर बहादुर सिंह ने अपनी उषा नामक कविता में ये चित्रण किया है। और सबसे पहले हम उषा नामक कविता का पाठ परिचय देखते हैं और उसके बाद में बिल्कुल छोटी कविता, लेकिन कई सारे प्रश्न परीक्षा के लिहाज से ये छोटी कविता है, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है या बनने की संभावनाएं बनती है। चाहे किसी के पाठ्यक्रम की बात करें या आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की बात करें, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की बात करें, या तमाम तरह की जो स्टेट लेवल की या सेंट्रल लेवल की भर्ती परीक्षाएं होती हैं, छोटी सी कविता काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। तो सबसे पहले परिचय में देखिए कि प्रस्तुत कविता में अक्षरों की साइज को थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ, इससे ज़्यादा बढ़ाना मुमकिन नहीं है। प्रस्तुत कविता उषा जो है वो भोर के समय होने वाले सूर्योदय का अनूठा शब्द चित्र है। ठीक है, यानी कि भोर के समय या प्रातःकालीन उषा के समय का चित्र प्रस्तुत किया जाएगा। सूर्योदय के दृश्यों को मनोहारी घरेलू बिंबों में बदलकर कवि ने प्रभावी ढंग से इसे प्रस्तुत किया है। यानी कि हमारे घरेलू बिंबु जो भी है, जैसे आप सिलबट्टे देखेंगे या राख से लिपा हुआ चौके की बात आती है, इस प्रकार से जो भी हमारे घरेलू बिंब या घरेलू वस्तुएं हैं उसको लेकर के उषा कविता का सामंजस्य शमशेर बहादुर सिंह स्थापित करते हैं। ये बिंब हमें गांव की मोहक भोर और जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं। भाषा, बिंब और लय तीनों का मणिकांचन संयोग इस कविता में मिलता है। भाषा भी अच्छी, बिंब भी और लय भी, इन तीनों का जो संतुलित प्रयोग है उषा कविता में द्रष्टव्य है। कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का मूक दृष्टा मात्र ने बनकर भोर के जीवंत परिवेश को जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त कर सृष्टा के रूप का एहसास करता है या कराता है। और राख से लिपा हुआ चौका, बहुत काली स्लेट या लाल खड़िया चाक, ये हमारे सामान्य घरेलू परिवार के बिंब हैं, लेकिन इनमें अनूठा सौंदर्य भी है जो उषा नामक कविता में परिलक्षित होता है या दृष्टिगत होता है। चलिए सबसे पहले तो उषा नामक कविता जो छोटी कविता है एक साथ वाचन करेंगे और उसका हम एक साथ भावार्थ भी करेंगे। कठिन शब्दार्थ जो भी है उसकी भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए उषा नामक कविता को देखें। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। राख से लिपा हुआ चौका, राख से लिपा हुआ चौका, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। सिलेट पर या लाल खड़िया चाक, सिलेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। ये हमारी छोटी सी कविता। अब इसमें जो कठिन शब्दार्थ है उसको हम देखें। देखिए कठिन शब्दार्थ में नभ जो है, नभ आकाश को कहते हैं। फिर आप देखें चौका, चौका की बात करें तो रसोई बनाने के समय जो लिपाई पुताई का स्थान होता है उसको हम चौका कहते हैं। फिर अगर आप देखना चाहें तो सिल, सिल का अर्थ आपके होता है कि जो
हम घर पर मसाला मिर्च कूटते हैं, जो पत्थर का बना हुआ होता है उसको सिल या सिलबट्टा कहा जाता है। और फिर आप कठिन शब्दार्थ में देखें तो सिलेट की बात करें तो सिलेट कहते हैं हल्के छोटे छोटे पत्थर या सिलेट रंग के पत्थर जिसकी हम बात कर सकते हैं। और फिर कठिन शब्दार्थ में गोर यानी कि गोरा या गोरवर्ण देह शरीर को कहते हैं। और झिलमिल यानी कि चमकना। फिर आगे आप कठिन शब्दार्थ में देखो जादू, जादू आपके असर को कहते हैं, सौंदर्य को कहते हैं, चमत्कार को कहते हैं। और फिर सूर्योदय यानी कि सूर्य का उगना। अब आप एक साथ इसका अर्थ देख लीजिएगा। देखिए इसमें शमशेर बहादुर सिंह जो है वो प्रातःकालीन वातावरण का चित्र प्रस्तुत करते हैं कि प्रातःकाल जैसे ही होती है तो आकाश का रंग नीले शंख के समान नीला हो जाता है। अर्थात यूँ समझें कि शंख की तरह नीला, मनोरम या आकर्षण पैदा करने वाला हो जाता है। और जैसे ही फिर भोर होती है तो आकाश में हल्की सी लालिमा बिखर जाती है। प्रातःकाल की बात करते हैं और आसमान के वातावरण में कुछ नमी आती है, नमीपन दिखती है। और फिर उस समय आकाश ऐसा लगता है कि मानो राख से लीपा हुआ कोई चौका जो अभी अभी लीपने से कुछ गीला है, जैसे हम रसोई का चौका लीपते हैं नरम रहता है। तो यहाँ स्पर्श बिंब का प्रयोग किया गया है। और स्पष्ट यह है कि भोर का दृश्य कुछ लाल और काले रंग के मिलाने से अति आकर्षक लग रहा है। और ऐसे लग रहा है कि आकाश बहुत सा काली सिलवट हो या सिल हो और उसे अभी अभी केसर से मल दिया गया है, अथवा किसी ने काली काली सिलेट पर लाल रंग की खिड़िया चाक मल दी गई हो। इस तरह से यह भी है। फिर आप आगे देखें तो नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। अब देखिए इसमें देखिए कभी सूर्योदय से पहले आकाश में जो पल पल में परिवर्तन होता है उसका जिक्र करते हुए कहता है कि प्रातःकाल जब नीले वर्ण के आकाश में सूर्य की जो श्वेत चमक दिखाई देती है तो ऐसा लग रहा है कि कोई सुंदरी की गोरी देह झिलमिल कर रही है या प्रकाशित हो रही है। और फिर सूर्य का जो सफ़ेद बिंब भी हिलता सा प्रतीत होता है। और कुछ समय के बाद में जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य उगता है, तो उषा के पल पल बदलते रंगों का सौंदर्य खत्म हो जाता है। और फिर सूर्योदय होता है और फिर उषा काल का जो रंगीन सुरम्य वातावरण जो सूर्योदय से पहले हम देखते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उनका चमत्कार, उनका सौंदर्य, उनकी शाइनिंग जो होती है वो सूर्योदय होते ही, भोर होते ही या प्रभात होते ही ख़त्म हो जाती है। इस पूरी कविता में, या यूँ ही समझें बहुत छोटी कविता है, इसमें शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्योदय से पहले या सूर्योदय से कुछ क्षण पहले के प्राकृतिक सौंदर्य और परिवेश का शब्द के माध्यम से और नए नए उपमानों के माध्यम से, जो घरेलू उपमान है जैसे सिल का उदाहरण आया या फिर राख से लिपे हुए चौके का उदाहरण आया, इस प्रकार की शब्दावलियाँ जो हमारे घरेलू जीवन में प्रयुक्त होती है प्रयोग किया। और फिर सारा का सारा जो गतिशील या प्रकृति का परिवर्तनशील चित्रण जो शब्द चित्र प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से हमारे या हम सबको प्रकृति के प्रति नैराश्यता नहीं, लेकिन प्रकृति के प्रति हमारे आकर्षण या प्रकृति मनोरम है, प्रकृति सौंदर्यशाली है, प्रकृति हमारी सहायक है। इस चीज़ को लेकर के उषा नामक कविता, बहुत छोटी कविता लेकिन बहुत बड़ा संदेश इसके पीछे है। इस तरह से उषा नामक छोटी कविता पूर्ण होती है और आप सब लोग इसको पढ़ें, ऐसी कविताओं की रचना करने का भी प्रयास करें। अब आपसे इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर इस प्रकार के छोटे अच्छे बड़े नए वीडियो के साथ। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।